कोई आपके सवाल हैं तो मुझे 5 मिनट में आप बता दें, फिर मैं आगे चलूं। फाजुल्ला साहब, इनको अलाउ करें कि पिछले लेक्चर जो कि इतवार को हुआ था उससे मुतलका कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो ये पूछना जी चाहें? जी सर, अलाउ कर दिए सर। हाँ जी, ठीक हो गया। जी पार्टिसिपेंट्स बोलिएगा, आपने हाथ खड़े किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जहांगीर फ्रॉम CMALC। सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जी सर आप जो भी लेक्चर लेते हैं उसके फौरन बाद शेयर कर दिया करें ताकि हमें पढ़ने का प्रॉपर मौका मिल जाए, और कोई क्यूरी हो तो आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया करें। अच्छा, चलें, ठीक है भाई, नोटेड। नोटेड हो जाएगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर। और कोई साहब जिनका सवाल हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम शाहरुख है, CMFW से। जी शाहरुख। जी सर, क्वेश्चन ये था कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था इंफॉर्मेशन नीड का। तो सर उसमें एक वर्ड था अनकॉन्शियस नीड, उससे क्या मुराद है सर? सवाल दोबारा बोलिए। अनकॉन्शियस नीड? जी सर, आपने अनकॉन्शियस नीड के बारे में बताया था सर, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये जो आपकी गुफ्तगू है, इसके मैंने दो तरीके आपके साथ किए थे। एक तो वो है जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू जब करते हैं तो दो आदमी या दो से ज्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी मैंने कही थी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आप अपने आप से, इंडिविजुअल एक होता है वो अपने आप से गुफ्तगू करता है। हम जब खामोशी से बैठे होते हैं तो हम ना भी बोल रहे हों तो हमारे जहन के अंदर जो ख्यालात आते हैं, वो ख्यालात जो हैं वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के होते हैं। कुछ ख्यालात जाहिर होते हैं, कुछ जो हैं वो लाशऊरी तौर पर हमारे जहन के अंदर आते हैं और हम अपने तौर पर खुद ही उसको निपटते हैं, उसका आंसर जो है वो देते हैं। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर कंप्लीट लेक्चर जब आएंगे तो फिर उसके अंदर ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आज आपके सवाल के सिलसिले में मार्च करूं कि जब हम खुद अपने आप से खुद कलामी करते हैं, खामोशी से बैठे होते हैं, हम गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे अंदर एक सिलसिला ख्यालात का चल रहा होता है। कुछ ख्यालात जो हैं वो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में होते हैं, और कुछ ख्यालात जो हैं कभी हमारे अंदर वो आते हैं, दूर माजी के ख्यालात भी हमारे जहन के अंदर आ जाते हैं। उसको लाशऊरी हमारी जो कम्युनिकेशन है अपने आप के साथ उस जुमरे में फॉल करती है। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हुआ आपको? जी, अनदर पार्टिसिपेंट कोई और सवाल? चलें, मेरा ख्याल है कि अपने सवालात रोकिएगा। अब हमारा आज का लेक्चर जो है उसको मैं शुरू करने लगा हूं, और इसके बाद इसके 3 पार्ट्स हैं आज के लेक्चर के। पहले पार्ट के अंदर मैं आपके साथ पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन की कुछ बातें जो हैं वो शेयर करूंगा।
जिसमें अनऑफिशियल रेफरेंसेस की बात आएगी, एंडोर्समेंट की बात आएगी। आपने दफ्तरों के अंदर एंडोर्समेंट जो है वो देखी होगी कि किस तरीके से वो होती है, और उसकी मैं तशरीह आगे करूंगा जब लेक्चर के अंदर वो टॉपिक आएगा। दूसरा पार्ट इसके अंदर जो है वो आपको प्रेसी या समरी के बारे में मैं चीजें बताऊंगा। हमारी जिंदगी के अंदर जब प्रेसी जो है और समरी, उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि मेरा ख्याल है कि हम उसको 9th 10th से हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन तक चलते हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी प्रेसी और समरी का सवाल आता है। आपके दफ्तरों के अंदर भी जो है वो आपको समरीज जो हैं वो बनानी पड़ती हैं। इतनी इतनी मोटी फाइलें जो होती हैं उनको हम प्रिसाइज वे के अंदर प्रेजेंट करते हैं अपने सीनियर लोगों को। तो ये प्रेसी और कम्युनिकेशन के ऊपर VCRW सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है, लेकिन कभी मिस भी हो जाता है। तो मैं प्रेसी के बारे में या समरी के बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा। तीसरा पार्ट जो है वो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन जो नॉर्मल होती है पब्लिक सेक्टर से हटके, हम उसकी बात भी आज करेंगे। तो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल हमारा आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। कि वो सवालात खुसूसी तौर पर समरी या प्रेसी के लिए जो हमारे स्कूल लेवल से शुरू हो के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं बताई जाती। आज मैं उसकी अहमियत बताऊंगा कि जिंदगी के अंदर जो है वो प्रेसी या समरी करने की कितनी अहमियत है। तो पहला पार्ट जो है हमारा आज वो है अनऑफिशियल रेफरेंस। ये पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन, पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 14-15 डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशंस होती हैं। एक कम्युनिकेशन लेटर, पहले नंबर पर मैंने लेटर आपको शेयर किया था। लेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने शेयर की थी। फिर लेटर का आपके साथ फॉर्मेट मैंने शेयर किया था। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर डीओ लेटर शेयर किया था। डीओ लेटर क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, क्यों लिखा जाता है, और फिर उसके बाद मैंने उसका फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया। तो उसी सिलसिले की कड़ी के अंदर आज तीसरी चीज है जिसे हम अनऑफिशियल रेफरेंस कहते हैं। अनऑफिशियल रेफरेंसेस वो रेफरेंसेस हैं जिसके अंदर ना लेटर लिखा जाता है, ना डीओ लेटर लिखा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या सेक्रेटेरिएट के अंदर ये अनऑफिशियल रेफरेंसेस जो हैं ये चल रहे हैं। अनऑफिशियल रेफरेंसेस के मुख्तलिफ नाम हैं, ये प्लीज ट्राई टू नोट इट। के एक महकमे से, सेक्रेटेरिएट के अंदर दूसरे महकमे को लेटर नहीं लिखा जाता, बल्कि अनऑफिशियल रेफरेंस भेज के इंफॉर्मेशन दी जाती है या इंफॉर्मेशन मंगवाई जाती है। दिस इज प्योरली ए सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस, वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, आपको अनऑफिशियल रेफरेंसेस जो हैं ये मिलेंगे। अब अनऑफिशियल रेफरेंस जो है इसके 4-5 नाम हैं। कोई भी नाम हो तो मतलब यही लिया जाएगा कि ये अनऑफिशियल रेफरेंस। तो लेट्स स्टार्ट इट के एन ऑफिशियल रेफरेंस इज आल्सो नोन एज एन ऑफिशियल मेमोरेंडम। ऑफिशियल मेमोरेंडम भी कहते हैं इसे। एन अनऑफिशियल नोट भी इसको कहते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल नोट भी कहते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये कितने नाम हो गए? ऑफिशियल रेफरेंस 1, ऑफिशियल मेमोरेंडम 2, अनऑफिशियल नोट 3, इंटर डिपार्टमेंटल नोट 4 और इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस 5
नाम है एक ही चीज के। अगर आपको कहीं इसके बारे में सवाल पूछ लिया जाए कि अनऑफिशियल रेफरेंस क्या है, तो ये पांचों नामों का मतलब एक ही है। ऑफिशियल मेमोरेंडम भी यही है, अनऑफिशियल नोट भी यही है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट भी यही है, और इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस भी इसे कहते हैं। दिस मीन्स दैट दीज all denote one and the same thing. Unofficial references can be made in either of the two different ways as stated below. मैंने पहले अर्ज किया कि ये सेक्रेटेरिएट की प्रैक्टिस है। पहला पॉइंट इसके अंदर कब लिखा जाता है, ये बाय सेंडिंग द फाइल इटसेल्फ टू ए मिनिस्ट्री or an office with the note recorded on it. एक मिनिस्ट्री के अंदर फाइल के ऊपर कोई नोट लिखा जाता है और दूसरी मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन कोई चाहिए होती है, तो वो फाइल ही उधर भेज दी जाती है। और उस मिनिस्ट्री के अंदर जब फाइल पहुंचती है तो वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड अपना जो रिप्लाई है वो देके फाइल को वापस कर देते हैं। Number 2, by sending a self-contained note on our memorandum, कि एक समरी जो है वो भेज दी जाती है एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री को, कि हमें इस चीज के ऊपर अपनी जो है वो ओपिनियन दें, कोई राय दें, या जो भी इंफॉर्मेशन मांगी हो वो एक सेल्फ कंटेन्ड नोट या समरी की सूरत में भेजा जाता है। This mode is normally adopted in ministries or between a ministry and its attached offices for the following purposes: for obtaining the views, comments, concurrence या counsel, मशवरा मांगा जाता है। इस सब का पर्पस ये होता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, फॉर obtaining a clarification of the existing instructions, rules, etc. The requisite papers of information, extra salutation or subscription is not used in such references. अब यहां पर मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे अकाउंट्स के ऑफिसेस के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है। ये प्योरली मिनिस्ट्री के जो दफातर हैं उनके अंदर ये प्रैक्टिस चलती है कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है या सेल्फ कंटेन्ड नोट लिख के भेज दिया जाता है। उसके अंदर क्या मांगा जाता है कि अपने अगली मिनिस्ट्री से, अगले दफ्तर से व्यूज मांगे जाते हैं, कमेंट्स मांगे जाते हैं, उनकी मशवरा मांगा जाता है, उनकी इजाजत मांगी जाती है, या कोई क्लैरिफिकेशन इन्वॉल्व है तो उसके बारे में। नॉर्मली जो मिनिस्ट्रीज होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, उनको जरूरत पड़ती रहती है सारी मिनिस्ट्री को कि कभी वो लॉ पॉइंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ जो है लॉ को भेज देते हैं कि जी हमें इसके बारे में लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आप क्लैरिफाई करें, या फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं फाइल कि जनाब हमें जो इंस्ट्रक्शंस आपने इशू की थी उसके बारे के अंदर को फर्दर क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए, तो वो फाइनेंस वालों के साथ जाते हैं। या फिर कभी कभार मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपने ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्रीज को भी लिखती हैं कि ह्यूमन राइट्स की कहीं हम वायलेशन तो नहीं कर रहे, तो वो मिनिस्ट्री जिसको रिक्वायर्ड होते हैं कमेंट्स, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो दूसरी, ये तीनों मिनिस्ट्री ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और आपकी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तीनों के अंदर अक्सर व बेशतर जो है ये अनऑफिशियल रेफरेंसेस का रवाज है। और मैंने अर्ज किया बल्कि एक्सपर्ट्स
सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के लिए कहते हैं कि फाइल के ऊपर जब नोट लेके भेजेंगे तो उसके अंदर सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन कोई यूज नहीं की जाती। तो दिस इज ऑल अबाउट अनऑफिशियल रेफरेंसेस, प्लीज नोट इट। एग्जामिनेशन में अगर आपको क्वेश्चन अनऑफिशियल रेफरेंसेस के ऊपर आ जाए तो यू विल हैव टू keep in view all these instructions that I have explained before you people to reply, to give your answer in the examination. अगला पॉइंट जो है वो हमारा है एंडोर्समेंट। ये भी पब्लिक सेक्टर की एक किस्म है कम्युनिकेशन की, कॉरेस्पॉन्डेंस की, कि हम एंडोर्समेंट लगाते हैं अपने लेटर के ऊपर। इंडोर्समेंट अपने दफ्तरों के अंदर जाके आज के लेक्चर के बाद कल देखिएगा कि लेटर के अंदर ओरिजिनल लेटर है, फिर नीचे इंडोर्समेंट लिख के तो फर्दर जो है वो लेटर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मसलन आपको जो है वो सीजीए ऑफिस से जो है वो कोई लेटर आता है, तो एजी ऑफिस के अंदर जब वो आएगा तो वो एजी ऑफिस जो है उसके फर्दर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस होते हैं, तो वो उनको इंडोर्समेंट लगा के वो इंफॉर्मेशन चूंकि अकाउंट्स ऑफिस से मुतलका है तो एजी ऑफिस मुतलका जो है वो अपने अकाउंट्स ऑफिस को भेज देगा, इन ओरिजिनल भेजेगा कि जी ये चीज सीजीए ने मांगी है तो आप इसके ऊपर कमेंट करें। अगर आप मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर हैं तो मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर कोई लेटर एमएजी लिखता है तो एमएजी जो है वो सीसीएमए को लिखेगा। सीसीएमए जो है वो उसके अंडर सीएमए ऑफिसेस आते हैं, कुछ दफातर डायरेक्ट एमएजी के अंडर होते हैं, लेकिन चीफ कंट्रोलर जो है सीसीएमए उसके अंदर ये सीएमए एलसी हो गया, सीएमए मुल्तान हो गया, सीएमए आरसी हो गया, सीएमए कोयटा हो गया, ये दफातर जो है इसके अंदर। तो सीसीएमए का कोई लेटर एमएजी का लेटर सीसीएमए को आएगा, सीसीएमए उसके ऊपर इंडोर्समेंट लगा के तमाम सीएमए से कोई कमेंट्स अगर होंगे तो वो मांग लेगा। तो ये इंडोर्समेंट वो है। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज व्हेन ए पेपर इज रिटर्न्ड इन ओरिजिनल टू द सेंडर। Number 2, when a paper is referred to another ministry or to an attached or subordinate office, either in original or by sending its copy for information, remarks for disposal. subordinate office से attached department से आपको जो है वो information जो है वो लेनी पड़ती। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है when a copy of communication is to be forwarded to other in addition to the original addressee, this shows that an endorsement is a copy of a letter which is sent to a person or an office where original is addressed to somebody else. तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इंडोर्समेंट के बारे में आप अपने दफ्तरों के अंदर जाके इसको जरा तलाश कीजिएगा कि किस तरीके से एंडोर्समेंट जो है वो लाके तो कम्युनिकेशन जो है सरकारी दफ्तरों के अंदर वो होती है। एंडोर्समेंट के सिलसिले में फर्दर जो है ये लास्ट केस जो मैंने अर्ज किया कि व्हेन ए कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन इज टू बी फॉरवर्डेड, इसकी तशरीह सी पॉइंट की आगे है। इन द लास्ट केस द एंडोर्समेंट टेक्स वन और अदर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये चीज जो है ये कि एक कॉपी विद द कॉपी ऑफ द लेटर टू विच इट इज ए रिप्लाई इज फॉरवर्डेड टू फॉर इंफॉर्मेशन। इंडोर्समेंट लगा के इंफॉर्मेशन के लिए एजी ऑफिस जो है सीजीए के ऑफिस से आए लेटर को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को भेज देता है।
CCMA-MAG के ऑफिस को रीजनल CMAs के दफ्तरों को फॉर इंफॉर्मेशन भेज देता। B, फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, फॉर नेसेसरी एक्शन, फॉर फेवर ऑफ ए रिप्लाई। अगर कोई उसमें रिप्लाई लेना हो तो वो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन जो है उनसे मांगी जाती है। Copies of financial sanctions issued by administrative ministries when required to be communicated to the audit authorities through the Ministry of Finance are also sent by means of an endorsement. आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जब कोई अथॉरिटी इशू होती है, सैंक्शन इशू होती है फाइनेंशियल, तो एक कॉपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है अकाउंट्स ऑफिस को भी भेज दी जाती है, AG ऑफिस को भेज दी जाती है मिनिस्ट्री में AGPR को, और फेडरल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो है वो AG ऑफिस को भेज देती है। This form should not be used in communicating copies to provincial governments. एंडोर्समेंट का लेटर फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एंडोर्समेंट लगा के नहीं भेजती। In such cases, a letter is the appropriate form of communication to provincial governments. फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर एंडोर्समेंट नहीं लगाई जाती, बल्कि लेटर लिखा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेटर लिखती है। एहतशाम, इंतजार कीजिए जरा। ये आगे एक फॉर्मेट है जो कि मैंने गवर्नमेंट की बुक से मैंने उठाया है। ये मैं आपको सर्कुलेट भी कर दूंगा, आपने इसको देखना है। कोई ऑर्डर इशू होता है, ये एंडोर्समेंट का फॉर्म है। लेटर हेड होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब का मैंने ले लिया है। ऐसे चीजें वही हैं, फेडरल का फेडरल वाली कोई डिपार्टमेंट ले लेगा, मिनिस्ट्री ले लेगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं और आपको क्लियर कर दूं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट। डिपार्टमेंट प्रोविंशियल लेवल पर होते हैं और मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फेडरल लेवल पर होती है। बहरहाल मिनिस्ट्री इशू करेगी तो मिनिस्ट्री का तो मिनिस्ट्री ऑफ फलाना फलाना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, और अगर प्रोविंशियल होगी तो ये प्रोविंशियल है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट कौन सा है, डेट, प्लेस ऑफ इशू, नंबर, डेट दी जाएगी उसके ऊपर। ऑर्डर क्या जो है वो गवर्नमेंट करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उसकी टेक्स्ट आ जाएगी। फिर नीचे जो अथॉरिटी इशू कर रही है, सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो इशू करने वाली अथॉरिटी जो है वो नॉर्मली सेक्शन ऑफिसर होता है। सेक्शन ऑफिसर अपना नाम लिखेगा, नीचे सेक्शन ऑफिसर आ जाएगा और ये ऑर्डर इशू हो जाएगा। अब उसने जिसको भेजनी है वो उसके ऊपर इंडोर्समेंट लगाएगा, और जिसको कॉपी भेजनी है, मसलन CGA एक ऑर्डर इशू करता है आपके अकाउंट्स ऑफिस के अंदर, तो AG ऑफिस को कॉपी आएगी, AG ऑफिस एंडोर्समेंट लगा के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को भेज देगा। और उसके अंदर मैंने पहले जो अंग्रेजी का मैंने आपके साथ डिटेल में इंस्ट्रक्शंस शेयर की हैं, उसके मुताबिक अगर कोई इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होगी तो वो उसको मांग लेगा। तो दिस वाज, आज मैंने दो आपके साथ पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशंस जो हैं उनकी कम्युनिकेशन शेयर की है। एक जो है अनऑफिशियल रेफरेंस जिसके 5 डिफरेंट नाम,
और एक मैंने आपके साथ इंडोर्समेंट शेयर की है। अब पहला पार्ट जो है हमारा, ये आज का मुकम्मल हो गया है। अगले पार्ट पर जाने से पहले आपका कोई सवाल इस पोर्शन के बारे में है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। फैजुल्ला साहब, इन्हें अलाउ करें जी। इस पोर्शन के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई सवाल, जी अरसलान, अरसलान बोलिए। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम। ऊंची आवाज में जरा ब्रदर बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज आ रही है सर? एक एक आदमी। सर मैंने एहतिशाम बात कर रहा हूँ सर। मैंने ये पूछना था सर कि मैं क्लास ले लेता हूँ सर और फिर हाजिरी सर जो है हाफ लग जाती है सर। क्या मतलब? एहतिशाम कहाँ से बोल रहे सर हैं जो आप? सर मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ सर। हमारे इस तरह है सर कि अभी भी मेरे क्लास लेट हो गए सर। तो हमारी इधर सर फिजिकली क्लास भी है 6 बजे, वो खत्म हो जाती है सर, और 6 बजे फिर ऑनलाइन क्लास होती है। हमारे लिए मसला होता है सर। कौन सा दफ्तर है आपका? सर CLD का है ए पिशावर सर। CLADS पेशावर। सर अच्छा इसमें इस तरह मसला ये ये है सर कि मेरा फिजिकली क्लास था सर, और वो फिजिकली क्लास अटेंड सर उसकी 6 बजे तक वो फिजिकली क्लास था, और 6 के बाद सर फिर ये ऑनलाइन क्लास। तो सर आने घर जाने में सर यूनिवर्सिटी तो बंद हो जाती है, घर जाने में सर टाइम लगता है सर, फिर ज्वाइन करना सर काफी सर मसला होता है। ये आपका सवाल एहतिशाम जो है, ये फैजुल्ला साहब को मैं रेफर करता हूँ। हाजिरी का इंतजाम आपका इस्लामाबाद में होता है। आई सर डोंट हैव, ये मेरी डोमेन नहीं है आपकी हाजिरी को जो है वाच करना। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैजुल्ला साहब से, जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो इस सर मसले को हल करें। फैजुल्ला साहब, जब लोग 6 बजे क्लास खत्म होगी तो वो घर जाके कैसे अटेंड कर पाएंगे? इसका कोई हल निकालें। सर इसका मसला सिर्फ इतना है मेरा सर कि मेरे से क्लास चली जाती है सर, आधा घंटा क्लास चली जाती है, सिर्फ ये इशू है सर। वो आपकी क्लास आधे घंटे मुझसे चली जाती है, वो मैं समझ नहीं जाता हूँ सर, समझ नहीं आती फिर उसकी सर। अच्छा एहतिशाम, एक इसमें दो इशू हैं। एक तो ये सर है कि आप आधा घंटा मेरा लेक्चर नहीं सुन पाते, एक तो ये सर इशू है। बिल्कुल सर। सर दूसरा इशू है कि आपकी हाजिरी लगती है या नहीं लगती, वो इशू अलग है। अच्छा, सर सर अब जब आते हैं हाजिरी तो आपकी लग गई, सर और जो लेक्चर आपका मिस हो गया आधा घंटा, उसके लिए सर मैं अर्ज करूं कि मैं जब नोट्स शेयर करता हूं आपको, तो वो आपकी कमी वहां से पूरी हो सकती है। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो इस तरीके से इसे करें, क्योंकि मजबूरी आपकी भी है और मजबूरी हमारी भी है कि हम अगर टाइम जो आगे बढ़ाते हैं आप जैसे लोगों को पहुंचने के लिए, तो फिर हमारा टाइम आउट हो जाता है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अशफाक सलाम। अशफाक बात कर रहा हूँ सर, CNA कराची से। जी अशफाक साहब। अच्छा सर, मेरा सवाल दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये है कि जो एंडोर्समेंट आपने बताई, तो मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही है, तो कंफर्म कीजिएगा कि ये एंडोर्समेंट के हवाले से है या नहीं है ना। एक तो ये जैसे हमारे पास पेंशन में इंक्रीज के जो लेटर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, तो उसको जो हमें MAG दोबारा एंडोर्स करके आई थिंक भेजता है, तो वो एंडोर्समेंट की किस्म है या क्या है? देखिए, आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शंस समझाई हैं, इसकी रोशनी में आप अपने दफ्तर से कागज निकाल के देखिए।
अब आपका एक्चुअल केस जो है, जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल क्या आप पूछना चाह रहे हैं। वो शायद प्रैक्टिकली आप मुझे समझा नहीं पा रहे या मैं समझ नहीं पा रहा। देयर माइट बी समथिंग मिसिंग लिंक। तो आप, ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने पैटर्न दिया है, आप इसको जाके अपने ये नोट सामने रख के अपने दफ्तर के अंदर इंडोर्समेंट निकालिए, इंडोर्समेंट वाला कोई लेटर निकालिए और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग अबाउट इंडोर्समेंट। मैंने बड़ी डिटेल में चीजें जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। द स्पेसिफिक इज दैट यू आर रेफरिंग हियर is not clear to me, so that it is not possible for me to elaborate or explain it in the context you want. तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि keeping in view the instructions that I have shared with you people, अपने दफ्तर से कोई endorsement वाला लेटर निकाल के इन ठीक है नोट्स सर। के साथ कंपेयर कीजिएगा। जी, anybody else? अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक अस्सलाम सवाल वालेकुम। था। जी, नाम क्या है आपका? यासिर नोमान नाम है सर, CLADS से। यासिर नोमान, कहाँ से? CLADS लाहौर। जी सर, लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर मेरा जी क्वेश्चन ये नोमान, है क्या कहते हैं आप? सर, ये अनऑफिशियल रेफरेंसेस में जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था, इसके बारे में कोई एग्जांपल चाहिए थी। काइंडली अगर आप थोड़ा सा मजीद इसको बता दें। हाँ बेटे, इसका रेफरेंस जो है, मैंने कहा कोई रेफरेंस नहीं होता, फाइल ही भेज दी जाती है। सर फाइल भेज दी जाती है, जैसे हम मेरे ऊंची उसमें आवाज ऊंची करें जरा अपनी, प्लीज। जैसे हम यहाँ पे ऑफिसेज में कोई भी गाइडेंस लेने के लिए अपने प्रिंसिपल ऑफिस को भेजते हैं, MAG को कोई भी केस भेज देते हैं, तो क्या ये इसमें लाई करेगा? अनऑफिशियल नहीं रेफरेंसेस में बेटे, नहीं 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 नहीं, ये मिलिट्री अकाउंट्स के ऑफिसेज के अंदर, अकाउंट्स ऑफिसेज के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है। ये सही है। प्रैक्टिस जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अंदर होती है या जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है, अनऑफिशियल रेफरेंस की। ये आपके अकाउंट्स ऑफिसेज के अंदर ये प्रैक्टिस जो है नहीं चलती। ये डायरेक्टली लेटर लेके कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो मांग लेते हैं। अच्छा, मतलब जानना ये चाह रहा था कि इसके कुछ स्पेसिफिक नेचर है केसेस की, क्या उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लिखते हैं, या सिर्फ यही काफी है कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री और जो है ना डिपार्टमेंट्स में ही यूज होता है अनऑफिशियल रेफरेंस? ये सेक्रेटेरिएट की प्रैक्टिस है जी। मैंने सीधा आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो आपका MAG ऑफिस सेक्रेटेरिएट नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक आपकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है। ठीक है ये MAG का ऑफिस ये अटैच डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। जी, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर। तो इसको इस एंगल से जरा देखिए। जी, थैंक यू। जी प्लीज, अब मैं सेकंड पोर्शन आपका जो है वो शुरू। पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन जरा थोड़े से कम करेंगे वरना हमारा लेक्चर रह जाएगा। चले बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो पास पेपर है पिफा के हवाले से आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट, ये अगर आपके पास मौजूद है आप शेयर कर दिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो काइंडली हमें गाइड कर सकेंगे कहाँ से हमें अवेलेबल हो जाएंगे। पास्ट पेपर्स की अभी आपको शायद जरूरत नहीं है। 8-10 लेक्चर ले लें, उसके बाद आपको पास्ट पेपर जो हैं वो देखने की जरूरत पड़ेगी। और पास्ट पेपर जो हैं वो पिफा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहां से कॉपी ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स, अब हम दूसरा हम शुरू करते हैं पार्ट जो है हमारा लेक्चर का, वो है प्रेसी या समरी। मैंने प्रेसी और समरी की अहमियत आपको
जो है वो थोड़ी सी बताई थी उस वक्त। पार्टिसिपेंट आप प्लीज अपने क्वेश्चन रोकिएगा। अब मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा, पहले मैं पार्ट 2 के बारे में थोड़ा सा आपको शेयर कर दूं। आपको मैंने शेयर किया था कि हम बच्चे जो हैं जब स्कूल में 9th क्लास में आते हैं, उससे ऑनवर्ड प्रेसी या समरी का सवाल जो है वो इम्तहान में आता है। आप समरी या प्रेसी करने के बारे में हमारे टीचर्स जो हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, वो इसकी अहमियत के बारे में कुछ नहीं बताते। ये हमारी जिंदगी के अंदर समरी बनाना, प्रेसी बनाना, ये इतनी अहमियत का अमल है कि आप कहेंगे कि इतनी पढ़ लेके हम आ गए लेकिन हमें किसी ने ये चीज नहीं बताई। ये जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर आपकी रहनुमाई करती है। हमारे टीचर्स ने स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर नहीं बताया। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जब आप दफ्तरों में आते हैं, तो फिर आपको खसूसी तौर पर अकाउंट्स ऑफिसेस जो हैं उसके अंदर, एडमिन सेक्शन के अंदर आपको समरी बनाने के लिए कहा जाता है कि कोई फाइल दे दी जाती है कि इस फाइल की समरी बना के लिए। फाइल के अंदर 200-250 पेज है। आपको कहा जाता है कि इसकी समरी बना के ले आए, आपका इंचार्ज क्या, या एक लेटर जो है वो आपका 4-5 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, आपको कहते हैं इसकी समरी बना के ले आए। समरी का मतलब ये होता है कि बहुत सी चीजें जो डिटेल में दी गई होती हैं उसको ओमिट करके मेन पॉइंट्स आप कागज के ऊपर लिख के अपने सीनियर्स के सामने पेश कर देते हैं। इतनी बड़ी फाइल पढ़ना या इतना लंबा चौड़ा लेटर पढ़ना, लंबी चौड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस देखना पॉसिबल नहीं है कि हर स्टेज के ऊपर हर ऑफिसर उसको पढ़े। अब एजी ऑफिस की मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा कि एजी ऑफिस एक बड़ा दफ्तर होता है जिसके अंदर, पंजाब के अंदर कम से कम मेरा ख्याल है कि 35-40 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस होंगे। तो एजी ऑफिस जो है वो अकाउंट्स ऑफिस को भी डील कर रहा है, ऊपर सीजीओ ऑफिस को भी डील कर रहा है। अब कोई पॉलिसी इशू जो है वो एजी ऑफिस लाहौर से सीजीए मांगता है कि जी कमेंट करें, हम कोई पॉलिसी एक नई बनाना चाहते हैं, तो आपसे कमेंट्स मांगे जाते हैं। आप उसके ऊपर पुरानी फाइल निकालते हैं, उसके बारे के अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यू जॉट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिख के आप कंटेंट्स फॉर्म के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करके अपने सीनियर अफसर या सीनियर ऑफिस को भेज देते हैं। एडमिन सेक्शन में अकाउंट्स के अंदर खसूसी तौर पर समरीज बनाने के लिए कहा जाता है। मिनिस्ट्रीज के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर तो समरी बनाना जो है ये एक रूटीन की प्रैक्टिस होती है। इसलिए वहां पर आपको कभी आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आपको फिर इसमें से गुजरना पड़ेगा कि मोटी मोटी फाइलें, लंबी लंबी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो दे के उसको शॉर्ट करने के लिए कहा जाता है। आपका सीनियर ऑफिसर, आपका सीनियर ऑफिस जो है वो आपसे मांगता है ये चीज। तो इसकी अहमियत ये है कि बहुत सारी डिटेल्ड चीजों को छोड़ के इम्पोर्टेंट चीजों को नोट डाउन करके चंद पॉइंट्स के अंदर जब आप उसको कंडेंस करते हैं। आसिफ खट्टक जरा इंतजार कीजिए भाई। तो ये वो प्रैक्टिस है
पूरी जिंदगी के अंदर आपने जब देखा होगा तो आपको सीनियर क्लासेस के अंदर जाके बड़ी बड़ी किताबों के नोट्स बनाना पड़ते। सारी किताबें तो याद नहीं होती। आप समरीज बनाते हैं, आप नोट्स बनाते हैं अपने, आप प्रेसी करते हैं, तो फिर जाके इम्तहान की तैयारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स इम्पोर्टेंस हैज नेवर बीन एक्सप्लेन टू अस, टू आवर स्टूडेंट्स, कि इसको जिंदगी के अंदर आपको क्या क्या, मैं तो कहूंगा कि फतूहात आप करते हैं जब आप एक बड़ी लंबी कॉरस्पॉन्डेंस की समरी बनाते हैं। तो प्लीज कीप इन व्यू कि ये वो ऐसा सवाल है जो कि आपके हर इम्तहान के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, दफ्तरों में काम करते हैं, आपका उससे वास्ता पड़ता होगा। और अकाउंट्स ऑफिस में, एडमिन ऑफिस के अंदर, बाकी सेक्शनों के अंदर नहीं होता। और सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो प्रोविंशियल हो या फेडरल सेक्रेटेरिएट हो, वहाँ ये रूटीन की चीजें हैं कि प्रेसी या समरी जो है इसको बना के सीनियर ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, ताकि उसका टाइम बच सके और वो उसको कम से कम टाइम के अंदर अंडरस्टैंड कर सके कि ये इशू एक्चुअली है क्या। अब इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी वजाहत आपके साथ एक्सप्लेनेशन और करना चाहता था कि वर्ड प्रेसी जो है ये फ्रेंच लफ्जों से आया है, जिसका मतलब होता है प्रिसाइज, छोटा करना, विच इज द ओरिजिनल लेटिन मेंट टू कट शॉर्ट, जिसका मतलब ये होता है कि कट शॉर्ट करके चीजें जो हैं वो आप पेश करें, बहुत लंबी चौड़ी कॉरस्पॉन्डेंस को चंद पैराग्राफ्स के अंदर आप बयान करके। इट इज जनरली डिफाइंड एज ए ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट in a connected and readable shape of the substance of a larger passage. In English, we have so many expressions for this section of compressing written matter into smaller space. Précis, summary, इसके डिफरेंट नाम्स जो हैं वो अंग्रेजी जबान के अंदर अहले जबान इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट करने को प्रेसी भी कहते हैं, लंबे चौड़े लार्ज पैसेजेस को शॉर्ट करने को समरी भी कहते हैं। इसको एपिटोम का नाम भी दिया जाता है, इसको ड्रिफ्ट भी कहते हैं, इसको सबस्टांस भी कहते हैं, इसको जिस्ट भी कहते हैं। Whatsoever nomenclature has been used by the experts for this question, तो इसका मतलब एक ही है कि आपने शॉर्ट करके चीज को बयान करना है। प्लीज कीप इन माइंड कि अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा सा लिटरेरी माइंड हो तो वो आपको अगर सबस्टांस कह दे, एपिटोम कह दे, ड्रिफ्ट कह दे या जिस्ट कह दे, तो चीज एक ही है, आपने समरी बनानी है या प्रेसी बनानी है। प्रेसी 1/3 होती है, समरी का साइज जो है वो थोड़ा सा प्रेसी से बड़ा होता है, लेकिन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन योर ड्राफ्ट जो कि आप पेश करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस नहीं होना चाहते, तो तब आपकी प्रेसी जो है वो कंप्लीट होगी। According to the definition, it is generally defined as brief and clear statement in a connected and readable shape of the substance of a larger passage. ये तो इसकी मीनिंग्स के बारे में था कि अगर कभी एग्जामिनर कोई आपको परेशान कर दे तो ये लफ्ज एक ही मतलब को कन्वे करते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि अनऑफिशियल रेफरेंस के बारे में भी 4-5 नाम हैं, तो किसी के बारे में अगर एग्जामिनर पूछ ले तो वन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड कि व्हाट डज इट मीन। अब आते हैं हम कि एक अच्छी प्रेसी या समरी जो है उसकी खसूसियात क्या होती है, क्वालिटीज क्या होती है, खूबियां क्या होती हैं उसकी। सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, कंसाइजनेस,
सीक्वेंस, क्लियरनेस, कोहेरेंस। जब आप किसी लंबे चौड़े पैसेज या कॉरस्पॉन्डेंस की प्रेसी या समरी लिखेंगे तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको शॉर्ट करेंगे, फिर इनको सीक्वेंस में ला के आप लिखने की कोशिश करेंगे कि उससे क्लैरिटी जो है वो वाज़ेह हो जाए। और क्लैरिटी वाज़ेह तब होगी जब उसके अंदर रबत कायम होगा, कोहेरेंस आएगी। अगर ये खूबियां जो हैं वो आपकी प्रेसी या समरी के अंदर होंगी तो आपकी प्रेसी जो है वो हर लिहाज से बेहतर होगी। और अगर हैज़र्ड वे के अंदर आप अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो बयान करेंगे तो शायद इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू होम यू आर सेंडिंग दिस प्रेसी या समरी, तो शायद वो कंप्लीटली इसको वो फॉलो ना कर पाए। तो प्लीज कीप इन व्यू योर good pressy should include the selection of proper appropriate words। उसको छोटा करना, आपने अगर अंग्रेजी की क्लास पढ़ी हो तो वन वर्ड फॉर मैनी जो है वो एक ग्रामर के अंदर एक चैप्टर होता है कि एक सेंटेंस को वन वर्ड में बयान कर देते हैं, वन वर्ड फॉर मैनी। उस टाइप की ब्रीफ करके लिखा जाता है। फिर उन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक सीक्वेंस के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं ताकि क्लैरिटी वाज़ेह हो जाए और रबत जो है वो कायम। विद दिस वाज द क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्रेसी। और एक प्रेसी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे निकालने हैं आपने, उसका तरीकाकार जो है वो ये है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट केयरफुली, think about the purpose of the text, select the relevant information, find the main ideas। इसके अंदर 3 further points हैं, they may be found in topic sentence, distinguish between main and subsidiary information, delete most details and examples, unimportant information, anecdotes, examples, illustrations and data वगैरह, फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। प्रेसी या समरी बनाते हुए आप अपने अल्फाज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना कि ऑथर के। 5वां पॉइंट है चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, सिंप्लीफाई द टेक्स्ट, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू फ्रेजेस टू सिंगल वर्ड्स, राइट द मेन आइडियाज इन कंप्लीट सेंटेंसेस, कंबाइन योर नोट्स इनटू अ पीस ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग। ये जो पिछली मैंने आपको ये 5 पॉइंट दिए थे उनकी एलेबोरेशन मैंने यहाँ दी थी। अब इसकी रोशनी के अंदर आगे देखेंगे 7वां पॉइंट है कि चेक योर वर्क। जब आप समरी बना लेंगे तो फिर देखेंगे मेक श्योर द पर्पस इज क्लियर और नॉट, मेक श्योर द मीनिंग इज द सेम दैट हैज बीन conveyed in the text, make sure the style is your own। अपने स्टाइल में लिखना है, ऑथर जिसने दिया है उसको कॉपी नहीं करना। सादा अल्फाज में लिखें लेकिन अल्फाज अपने खुद इस्तेमाल करें। तो these were the 7 important points that are helpful to attempt a question in the examination or in your daily routine life in your offices। अगर ऐसी सीट के ऊपर आपको काम करना पड़ जाए तो प्लीज कीप इन व्यू माय पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन हियर, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो एक मैं स्पेसिमन आपको दे रहा हूँ, आपने इसकी जो है आपने इसकी प्रेसी बनानी है। आप एक्सरसाइज कीजिए 10 मिनट की मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ लूँ, लाहौर में मगरिब की अजान हुए तो 8-10 मिनट हो गए हैं, तो आप में से किसी ने नमाज अदा करनी है तो वो भी कर ले। साथ ये स्पेसिमन जो है इसको आप देखिए, ये
जो पैसेज मैंने दिया है, इस पैसेज के आप 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स का 1/3 आपने बनाना है, तो 50 वर्ड्स के अंदर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। दिस पैसेज और एक्सरसाइज और स्पेसिमेन इज विद यू। आप इसको लिखिएगा, अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सलूशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, आपने उसको मद्देनजर रखना है। तो 10 मिनट की ये एक्सरसाइज है। मैं नमाज पढ़ लूँ, आप लोगों ने भी नमाज पढ़नी है तो नमाज अदा करें। 10 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं, फिर मैं ये सलूशन आपके साथ शेयर करूँगा। फैजुल्लाह साहब, नमाज पार्टिसिपेंट्स, फैजुल्लाह साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। ओके ओके। तो participants, before proceeding on namaz break, I gave you this specimen exercise to prepare a summary. इसको मैं पढ़े देता हूं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो मेरे सॉल्यूशन के साथ आप मैच कर लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर इसी को ही आप फॉलो करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। एक पैसेज है ये जो मैंने दिया आपको, दो ऑल ऑफ अस ट्राई टू बी हैप्पी, नन आर कंप्लीटली हैप्पी। इसका मतलब ये है कि हम हर एक कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन कंप्लीटली हम खुश कभी भी नहीं रह सकते। जिंदगी का एक अलमिया ये है। समटाइम्स एक्सीडेंट्स स्पॉइल अवर हैप्पीनेस। कभी एक्सीडेंट्स जो है हमारी हैप्पीनेस को स्पॉइल कर देते हैं। कभी सिकनेस और डेथ जो है वो भी हमारी हैप्पीनेस को स्पॉइल करती है। There are so many infirmities of the flesh and spirit which stand in the way of our attaining complete happiness. Infirmities, कमजोरियां हमारी हैप्पीनेस के दरमियान हायल होती हैं। No one is immune from them. ये जो इंसानी जिंदगी के अंदर हमें तरह तरह की चीजों से, सिचुएशन से वास्ता पड़ता है, कोई आदमी इससे बच नहीं सकता। बीमारी से बचना, एक्सीडेंट से बचना, उसके बाद डेथ से भागना, ये पॉसिबल नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है ये। तो हर शख्स जो है वो इनके साथ इम्यून हो गया है। उसकी जिंदगी के अंदर ये बहुत से ऐसे अवामल जो है वो आते रहते हैं जो उसकी खुशियों को छीन लेते हैं। Besides, one's happiness does not always depend entirely on one's own actions. और फिर देखिए, आपकी हैप्पीनेस जो है किसी की, वो सिर्फ उसके अपने एक्शंस के साथ ही अटैच नहीं होती। बहुत सारे और अवामल जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, ओके, सारे एक्शन करेंगे, लेकिन an ungrateful child may ruin the happiness of his father. एक अनग्रेटफुल चाइल्ड जो है अपने फादर की खुशी को वो छीन लेगा। ए हार्टलेस हस्बैंड मे एम्बिटर द लाइफ ऑफ हिज वाइफ। एक जालिम हस्बैंड जो वो अपनी बीवी की खुशियां छीन लेगा, उसकी जिंदगी। Some men are so sensitive that they do not feel happy unless those around them are also happy. अब आपको सारी खुशियां अगर मिल भी जाएं, तो आप अगर सेंसिटिव हैं बाय नेचर, तो आपके इर्द गिर्द लोगों को जब आप दुख देखेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। आपने महात्मा बुद्ध का सुना होगा कि राजा का बेटा था,
लेकिन दुनिया के दुख उसे जीने नहीं देते थे, सबको छोड़ के जंगलों में भाग गया। तो अगर आज की लाइफ में भी हम देखें तो हम में से जो कोई सेंसिटिव लोग हैं, जो चीजों को बड़ी बारीबीनी से महसूस करते हैं, वो उस वक्त तक हैप्पी महसूस नहीं करेंगे जब तक उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी खुश ना नजर आए। देयर सिंपैथीज फॉर दोस दैट सफर में बी टू कीन टू अलाउ देम टू बी हैप्पी। उनकी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जो सफर कर रहे हैं बीमारी से, गुर्बत से, सेहत से, एक्सीडेंट से, डेथ से, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप से। तो नो वन इज considered to be happy in the world today. It is also true that our desires are always in advance of our possessions. और फिर उसके ऊपर एक तो और है, एक और चीज है कि इंसान जो है वो अपनी जो कुछ उसके पास है उसकी ख्वाहिशात उससे ज्यादा होती। We desire many things and as we attain very few of them, so we feel unhappy. जब हमारी ख्वाहिशात बहुत सारी होंगी, हम उसमें से कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तो हम अनहैप्पी रहेंगे। This is the beautiful passage that I have shared with you people. Please go through it time and again. और इसकी आपने अगर समरी बनाई है तो चेक कीजिएगा, मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके चल रहा हूं। सोल्यूशन इसका ये है, सबसे पहले आप टाइटल देंगे कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। In this world, none is completely happy. There are accidents, sickness, death, and our own shortcomings spoil our happiness. Our happiness also depends on others when our expectations are not met. Some men are sensitive by nature and cannot be happy. Then our desires are so many and we can attain only a few of them. पिछला पैसेज हमारा क्वेश्चन जो था पैसेज 150 वर्ड्स का था, ये 56 वर्ड्स के अंदर इसको जो है मैंने कोशिश की है इसकी समरी बनाने की, तो या पैसेज बनाने की। तो आपने अगर आपने अटेम्प्ट की है तो इसको आप कोशिश करें इसको अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करने की। ये एक सॉल्यूशन है, इससे और भी आप थोड़ा सा मिलता जुलता अपना एक सॉल्यूशन जो है आप दे सकते हैं। तो अल्फाज की जो कैद है वो आप इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि 4-5 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए 1/3 से, तो दैट विल सर्व द पर्पस। आई होप कि आपने कुछ लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। मेरे सॉल्यूशन के साथ आप एग्री कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको मैं मेन पॉइंट्स को लेके कोहेरेंट वे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी उसके मुताबिक एक पैसेज जो है वो मैं प्रिपेयर कर दूं। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है ये एंड को पहुंचा। इस पार्ट 2 के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं पार्ट 3 की तरफ आपको लेके चलूँ। जी पार्टिसिपेंट फैजुल्लाह साहब अलाउ करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, योर गुड नेम प्लीज।
जी बोलिए। सर मैं आसिफ खटक बात कर रहा हूँ सीएमए ओपी से। आसिफ सर आवाज आ खट्टर। रही है आपको? जी सीएमए ओपी से। जी जी सर, सीएमए ओपी रावलपिंडी से। जी 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 सर जी अभी तक आसिफ। आपने जो सर अभी तक आपने जो कुछ पढ़ाया मुझे बिल्कुल समझ आ गई। बस सर एक कंफ्यूजन ये है कि अभी तक हम जितनी भी मतलब ऑफिशियल या अनऑफिशियल चीजें हम सुनते थे, तो या तो कोई चीज ऑफिशियल होती थी या अनऑफिशियल होती थी। तो सर माय क्वेश्चन इज दैट whether the unofficial reference is also called official reference, या फिर इन दोनों में कोई माइनर सा फर्क भी होता है? देखिए अनऑफिशियल रेफरेंस को ऑफिशियल नोट भी कहते हैं। तो आप सर इसको हम ऑफिशियल रेफरेंस भी कह सकते हैं? ऑफिशियल रेफरेंस जो है, उन्होंने आप मेरे लेक्चर की वो पहली लाइन उसको देखें, 5 डिफरेंट नाम उन्होंने दिए हुए हैं। आप भी कह सकते हैं। ऑफिशियल रेफरेंस जो थैंक है सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये ठीक हो मैं गया। थैंक यू सो आपसे मच अर्ज सर। करूं कि ये प्रैक्टिस जो है ये सेक्रेटेरिएट की प्रैक्टिस है, और आपको क्वेश्चन जो है वो फेडरल सेक्रेटेरिएट के ऊपर आता है। आगे चल के लेक्चर्स आएंगे, सारी चीजें जो हैं वो फेडरल सेक्रेटेरिएट से मुतल्का, रूल्स ऑफ बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के आएंगे, सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस फेडरल गवर्नमेंट की आएंगी। तो ये आप समझें कि फेडरल गवर्नमेंट की सेक्रेटेरिएट का अनऑफिशियल रेफरेंस है, जिनके 5 डिफरेंट नाम हैं। क्लियर हुआ कुछ? जी एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यासिर रहमान CLADS से बात कर रहा हूँ। जी यासिर, जी क्या सर, ये सवाल आपने है अभी आपका? प्रेसी के बारे में आपने पढ़ाया है, प्रेसी के बारे में बताया है। तो ये क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग का है ना, तो इसमें इसका तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पार्ट है, मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या इसकी कोई मतलब हमें प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, कुछ इस तरह से असाइनमेंट वगैरह भी है, या सिंपल जस्ट वन टाइम टॉपिक है जिसको हमने go through करना है? यासिर आपकी आवाज कट रही है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसकी। हेलो। आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये मैंने इसीलिए स्पेसिमेन दिया था, फिर उसका सॉल्यूशन दिया मैंने आपको। ये इम्तिहान के अंदर सवाल आता है 15 से 20 नंबर का, और ये 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है बड़ी एक एक बहुत चंक है नंबरों का। आपको ये मैं चंद कोई 8-10 सर ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, आप लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो आप अपने तौर पर इसको लेके चलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर अगर आपको किसी ऐसी असाइनमेंट दफ्तर के अंदर एडमिन सेक्शन में खसूसी तौर पर करनी पड़ जाती है, तो आप इसको मद्देनजर रख के अपनी ऑफिशियल वर्क जो है उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स। आप कोई एक बड़ी किताब पढ़ते हैं तो आप उसको चंद पैराग्राफ के अंदर या 8-10 पॉइंट के अंदर एक किताब को अगर आप लेके आ जाते हैं तो वो आपकी समरी होगी। और समरी की प्रैक्टिस जो है ये इतनी हेल्पफुल है कि मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट समरी करने के अंदर माहिर हो जाए तो दुनिया का कोई एग्जाम उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, उन दुनिया का कोई काम दफ्तरी उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा।
तो इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये आपकी लाइफ के लिए एक ऐसा अनमोल मोती है कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे, आप जो है वो इसमें कमाल हासिल करते जाएंगे। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस समरी या प्रेसी की इम्पोर्टेंस को मैं बयान कर सकूं। मैं इतना कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर कि सर आप थैंक यू जितना सर। इसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप उतने ही कामयाब ठहरेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। सर जनरल कुछ टिप्स बता दें जिससे हम अपनी समरी राइटिंग या प्रेसी राइटिंग को जो है ना इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट है और चूंकि हमने सिर्फ एक टॉपिक पे भी नहीं रहना, तो कुछ जनरल टिप्स हैं जिसकी जिसकी बिना पे हम जो है ना ओवरऑल लाइफ में हम अपनी समरी राइटिंग या राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। बेटे, मेरा लेक्चर था ही इस पॉइंट के ऊपर कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। ये मैंने यही दिए हैं आपको। ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी बनाने के लिए क्या है, 7 पॉइंट मैंने यहाँ दिए हैं कैसे बनानी है आपने। फिर इससे पहले मैंने क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, उसको शॉर्ट करके आप देखें। आपको मैंने ये भी मिसाल दी थी कि आप जो हैं वो आप ग्रामर की बुक उठा के देखें, उसके अंदर एक चैप्टर होता है वन वर्ड फॉर मैनी। तो वो कंसाइजनेस आपको बताता है, एक सेंटेंस पूरा होता है लेकिन आप एक वर्ड जो है उससे आप उसको बना सकते हैं। तो ये तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद कंसाइजनेस आती है, फिर सीक्वेंस आता है, फिर क्लियरनेस आता है, फिर कोहेरेंस आता है कि आपकी तहरीर जो अपने अल्फाज में आप लिखेंगे प्रेसी बना के, उसके अंदर एक रब्त होना चाहिए। तो ये मैंने क्वालिटीज देने के बाद फिर आपको ये आगे 7 पॉइंट मैंने दिए हैं, हाउ टू मेक द गुड प्रेसी। इनमें से गुजरे आप, तो आप साथ प्रैक्टिस करें, तो यू विल अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू पीपल, कि ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत निखार लाएगी ये चीज। ये इसकी इम्पोर्टेंस मैंने अर्ज किया कि मेरे बस में हो तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही पढ़ाऊं, और यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हो। बच्चों को बताया जाए कि भाई ये वो नुस्खा है जो कि आपकी कामयाबी को लेके आप चल सकते हैं आगे, और वो है आपकी समरी या प्रेसी। बड़े बड़े पुलंदे आपके पास पड़े होंगे, किस काम के, जब आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे। तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द समरी कि आप उसमें से टेक आउट कर लेंगे कि व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन गिवन इन दिस पैसेज, इन सो मेनी पैसेजेस, इन ए फाइल जो कि 200-250 पेजेस के ऊपर है। मैं आगे आगे आपको जो स्पेसिमन मैं आपको करवाऊंगा, आपको 8-10, उसके अंदर ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो मैं आस करूं कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर कोई और चीज नहीं। प्लीज पुट एम्फसिस ऑन दिस थिंग, थैंक यू हाउ सो टू मच मेक सर। प्रेसिज। जी, अब आप अगर इजाजत दें तो मैं अगले पार्ट पर जाऊं। अगला लेक्चर जो है हम पार्ट है लेक्चर का, पार्ट 3 है हमारा आज के लेक्चर का, कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती। हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कि हम मॉडल कौन सा इख्तियार कर रहे हैं, हम प्रोसेस कौन सा इख्तियार कर रहे हैं। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हम कौन सा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बताया था
आप लेटर लिख सकते हैं, आप डीओ लेटर लिख सकते हैं, आप जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कौन सा मेथड जो सूट करता है आपकी सिचुएशन के लिहाज से, आप उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन मीडिया, फिर यूनिवर्सल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल्स मींस कंपोनेंट्स के साथ हम गुफ्तगू करते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं उसके ये 5 डिफरेंट जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स आप कह लें कि 5 हिस्से हैं उसके। अब इनको फिर आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं, कौन सा प्रोसेस कम्युनिकेशन का हम लेते हैं, कंटेंट कॉन्टेक्स्ट क्या होती है उसके अंदर, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया हम क्या लेते हैं, और फिर उसके कंपोनेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हम किस तरीके से, ये सारी चीजें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो प्लीज शेयर विद मी कि कम्युनिकेशन, सबसे पहले ये देखें कि मैंने 5 सिस्टम दिए हैं, ये 5 चीजें यहाँ लिखी हैं आपके सामने। पहला है कम्युनिकेशन मॉडल। ये 5 को फिर मैं 1 बाय 1 जो है वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला हम देखते हैं कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। कम्युनिकेशन मॉडल या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। Whilst there are many different ways in which organizations can collect, share, disseminate information, बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसमें हमारे महकमे, हमारे इदारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो कौन सा तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इस तरीकाकार को प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरीके से दिया है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आइडिया इज जनरेटेड इन योर माइंड। हमारे जहन के अंदर एक ख्याल आता है, फिर हम उसे अल्फाज का जामा पहनाते हैं, ट्रांसमीटर एनकोड्स ए मैसेज, फिर वो जो है उसकी एनकोडिंग होती है, मैसेज ट्रांसमिट करते हुए। नेक्स्ट स्टेप 4 जो है एनकोडेड मैसेज इज रिसीव्ड। 5वां स्टेज जो है रिसीवर जो रिसीव करता है वो उसको डीकोड करता है। जब वो डीकोड करता है, अंडरस्टैंड करता मिला है, तो वो फिर ओरिजिनल जहां से आइडिया या लेटर आया होता है उसका जवाब जो है वो फीडबैक के तौर पे ऊपर से देता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि कहाँ आइडिया हमारे जहन में आया, सीनियर ऑफिसर है जहन में आइडिया आया, एजी के जहन में आया, वो इसको ट्रांसफर करेगा, मैसेज को कन्वे करेगा। नीचे वो अल्फाज की सूरत के अंदर वो लिख के मैसेज आएगा और फिर आगे जिसको भेजना है उसको भेजा जाएगा। जिसको मैसेज जाना है, जिस दफ्तर को, जिस शख्स को, वो उसको उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको डीकोड करेगा। डीकोड करने का मतलब यह है कि अंडरस्टैंड करेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय हायर ऑफिस या हायर ऑफिसर
उसके बाद फिर वो उसका जवाब लिखेगा और वो जवाब जो है वो आपको वापस उसी शख्स के पास चला जाएगा। मिसाल आप यूं दे दीजिएगा कि सीजीए ऑफिस जो है वो लिखता है, वो आइडिया सीजीए के ज़हन के अंदर आता है कि कोई इम्प्रूवमेंट हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर होनी चाहिए। वो इसको अल्फाज के अंदर बयान करता है, वो अल्फाज के जरिए मैसेज जो है वो रिसीव होता है एजी पंजाब को कह लें। एजी पंजाब जो है इंफॉर्मेशन वहां तो नहीं है, अगर है तो वहीं से वो इसको समझेगा और अपने एडमिन सेक्शन को कहेगा कि इसका जवाब बना के सीजीए ऑफिस को भेज दें। सीजीए ऑफिस को उसका जवाब मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। कम्युनिकेशन मॉडल कैसे वर्क करता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चलता है कि एक शख्स के ज़हन में आइडिया आता है सीनियर ऑफिसर के, वो कैसे अल्फाज का रूप धारता है, फिर उसको टाइप किया जाता है, फिर ट्रांसमिट किया जाता है, फिर वो रिसीव होता है। रिसीव करने वाला उसको अपने ज़हन के मुताबिक उसको समझता है, फिर जो सवाल उसमें पूछे जाते हैं उसका फीडबैक जो है उस अथॉरिटी को, उस ऑफिस को भेजता है जिन्होंने वो आइडिया इनिशिएट किया होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज अडॉप्टेड इन आवर डेली लाइफ। कंपोनेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के? एक होता है सेंडर। द सेंडर जनरेट्स ए मैसेज एंड सिलेक्ट द मोस्ट appropriate communication method. Encoding क्या होती है? The message is then encoded and transmitted to the intended recipient known as the receiver. सेंडर के ज़हन में आइडिया आया, उसने एनकोड किया, अल्फाज में लिखा उसने और उसने भेज दिया। रिसीवर ने लिया, उसको डी कोड किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उसका जवाब बनाया और फीडबैक के तौर पर उसने उसको भेज दिया जिसने उसके पास ये इंफॉर्मेशन मांगी थी या जहां से वो मैसेज चला था। तो ये कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। ये पहले पॉइंट की एक्सटेंशन है। सेंडर है, एनकोडिंग है, डीकोडिंग है, फीडबैक है। नंबर 2 पॉइंट जो मैंने उसका बताया था वो कॉन्टेक्स्ट है। Sender must appreciate the context in which they are communicating a message in order to ensure they adopt the most appropriate way to communicate information. Context लुबे लबाब या स्याको सबाक क्या है उस मैसेज का जो कि इंफॉर्मेशन चाह रहा है सीनियर ऑफिसर, as well as considering whom the receiver is and the nature of the information being communicated. They may also need to think in, for example, whether the message incorporates good news or the bad news, may be time critical, or whether it may require a decision to be made. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से मुराद है ये न्यूज कैसी है। ये गुड न्यूज भी हो सकती है, ये बैड न्यूज भी हो सकती है, ये टाइम बाउंड भी हो सकती है कि इतने टाइम के अंदर जवाब देना है, और फिर इसका कोई डिसीजन लेके आपने जो है वो चीजें जो है वो डिसीजन लेके आपने कन्वे करना है। कॉन्टेक्स्ट कंसिडरेशन व्हेन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये कॉन्फिडेंशियल है या नॉन कॉन्फिडेंशियल है, ये अर्जेंट है या नॉन अर्जेंट है, ये इंटरनल है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन के अंदर आएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। पहला प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को किया जिसके कंपोनेंट्स मैंने दिए। दूसरा पॉइंट हमारा कॉन्टेक्स्ट था या कॉन्टेक्स्ट है, उसको मैंने एक्सप्लेन आपके सामने किया। अब है तीसरा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं अगेन आई वुड रेफर इट बैक टू द ओरिजिनल जो मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 जो चीजें थी उसमें से तीसरा जो कंपोनेंट है वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप
कौन सा कन्वे करना चाह रहे हैं। तो इसमें 3 डिफरेंट चीजें जो है वो आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। पहली ऑप्शन जो है आपकी फेस टू फेस डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। नंबर 2, आप विजुअल भी फेस टू फेस डिस्कशन में तस्वीरें दिखा सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आप कोई नोटिस लगा सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू वांट टू कन्वे टू योर एम्प्लॉयज। दूसरा मेथड हो गया ये। तीसरा मेथड पेक्टोरियल है। पेक्टोरियल मेथड वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कि आप चार्ट बना के लगा दें। कोई एक कंपनी जो है वो चार्ट बना के लगाएगी कि इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना है, उसका ग्राफ हाई होगा। आप ड्राइंग बना के बता सकते हैं, आप ग्राफ्स बना के बता सकते हैं। तो ये 3 किस्म के मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, these are adopted in the public sector communication as well as in the private sector communication. तो ये चीजें जो हैं ये आपके आज के तीसरे लेक्चर की स्लाइड्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछिए और फिर मैं आपको ये लेक्चर जो है वो शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। जी फैजुल्ला साहब अलाउ करें इन्हें। जी पार्टिसिपेंट्स बोलिएगा, आई एम लिसनिंग। पार्टिसिपेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। प्लीज 1 by 1 क्वेश्चन कीजिए। फैजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें। मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देख लूं कि आप क्या लिख रहे हैं। ये एनोनिमस अटेंडी फिर आ गया भाई, ये नहीं होना चाहिए। अपना नाम लिखे। क्यों शर्मा रहे हैं आप? हेलो जी जी अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रेसी और समरी में क्या डिफरेंस है। वो यानी कि कुछ थोड़ा सा वादिया कर दो, यानी कि इतना मुझे वादिया नहीं हो पा रहा। जी बेटे इसमें फर्क जो है वो ये है कि प्रेसी के अंदर अल्फाज की कैद होती है, 1/3 बनाना होता है आपने, लेकिन समरी के अंदर अल्फाज की कैद नहीं होती। आपके ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिनल पैसेज से कम होने चाहिए, लेकिन कितने हों ये कैद नहीं लगाई जाती। और सर दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि यानी कि ये जो प्रेसिज है इनमें कुछ मखसूस भी हमें गैस भी दिए जाएंगे कि ये समरी या ये प्रेसी जो आप तैयार कर लेंगे ये पेपर में आ सकती हैं, या ओवरऑल कहीं से भी? नहीं 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 नहीं, ये आपको नहीं आएगी। ये आपके जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनको मेमोराइज करना होगा। आपको कोई पैसेज से इम्तहान के लिए इम्पोर्टेंट करके नहीं दिए जाएंगे। आपको किसी फाइल में से, किसी पॉलिसी फाइल में से हो सकता है कि 5-7 पैराग्राफ के ऊपर कहा जाए कि इसकी समरी बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जमील बात कर रहा हूँ CLADS से। बॉस ये ओरल और विजुअल इसमें थोड़ा सा ये बता दें कि फेस टू फेस डिस्कशन तो दोनों में लिखा हुआ है जी, तो मतलब इसमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दें कि इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होगा। यानी कि हमने यानी कि समरी प्रेसी या समरी में लिखने के लिए नहीं आएगी, जस्ट इनके पॉइंट्स हैं, इनकी खूबियां, इनके जो। भाई क्वेश्चन मैंने पूछा, मुझे तो आंसर ले लेने दो।
जी जी जमील, मैं आपका आंसर यहाँ देता हूँ। मुझे पीछे जाने दें जरा। ये ओरल जो है, ये दो तरीके से हो सकती है कि आप फेस टू फेस बैठ के बात कर लें। ठीक हो गया। जी ठीक है सर। इसी के अंदर आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है सर। विजुअल के अंदर ये है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं। जी अंडरस्टैंड ठीक किया? है सर। मुझे यहाँ तक लगता है जितना मुझे समझ आई वो ये है कि ओरल में यानी कोई पिक्चर वगैरह नजर नहीं आएगी, जस्ट वर्ड्स सुनने से आपको बोलने से या सुनने को मिलेंगे, और विजुअल में आपको साथ वर्ड्स के साथ आपको पिक्चर भी यानी कि नजर आएगी, जी वो चाहे बिल्कुल। इंसान। बिल्कुल आपने ठीक समझा, बिल्कुल आपने ठीक समझा। थैंक यू सर। जी और कोई साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर निकाश बात कर रहा हूँ CLADS से। आप हेलो हेडक्वार्टर में बेटे पोस्टेड हैं या कहीं बाहर हैं? सर, मैं पिंडी में पोस्टेड हूँ। आप पिंडी में पोस्टेड हैं? जी जी सर। सर मैंने ये एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमारे ऑफिस में लेटर्स के थ्रू होती हैं, तो वो ये लेटर्स जो हैं ये ओरल में आएंगे, मतलब ये किस कैटेगरी में आएंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में? लेटर जो है वो तो आपकी विजुअल में आ जाएगी, आपकी पिक्टोरियल में आ जाएगी कि छपी हुई चीज आपके सामने आ गई। ठीक है वो सर। ओरल नहीं रहेगी। ठीक है सर, जैसे मतलब वो नोटिस बोर्ड्स वगैरह में होता है। हाँ, दफ्तरों के अंदर तो ओरल वाली बात तो वैसे ही दफ्तर के अंदर बैठ के आप डिस्कस तो कर सकते हैं चीजें, लेकिन आपको ठीक अल्टीमेटली उसको विजुअल फॉर्म में लाना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। जी जज़ाकल्लाह। एनीबॉडी एल्स? जी ब्रदर बोलिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जिशान बात कर रहा हूँ CMAP लाहौर से। जी जीशान। सर पूछने ये था कि प्रेसीज में जब हम उसको पैसेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रेसी में या समरी में, तो उसमें क्या हमने टेंसेस का भी मद्देनजर रखना होता है कि प्रॉपर टेंस मेसन टेंस हमारा बने या उसमें ऊपर नीचे चल सकता है? जी बिल्कुल, आपने जो है वो टेंसेस को मद्देनजर रखना है जी जी। कि जो है वो जिसमें वो लेटर आ रहा है तो आप उसको डेफिनेटली उसे कहेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि जी 10 दिन पहले को आप पास्ट में, आप प्रेजेंट टेंस में आप लिखें। जी जी। उसके लिए फिर आपको चेंजेस लाना होगी। सही है। जी एनीबॉडी एल्स? चलो थैंक यू। अनोनमस अनोनमस अटेंडी, आपके हेलो। किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी एक वक्त में। जी जी प्लीज बोलिए। सर मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ, CMA कराची से। जी फाहिम। सर असल में मुझे थोड़ा मार्क्स के बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर दें अगर। जैसे कि आपने ये कम्युनिकेशन मेथड, कम्युनिकेशन मॉडल प्रोसेस पढ़ाया अभी टॉपिक में, उसमें ये जो 6 पॉइंट्स आपने बताई स्लाइड्स में लिखी हुई है, मैसेज ट्रांसमीटर इनकोडेड मैसेज वगैरह वगैरह 6 जो बुलेट्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिफाइन करें या बयान करें,
तो क्या एग्जैक्टली यही चीजें हम जो चार्ट ग्राफ आपने दिखाया है पढ़ाया है वही लिखेंगे तो मार्क्स टोटली मिल सकती है, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स हाईएस्ट आ जाएंगे, या फिर उसमें हम अपने एग्जाम्पल्स या अपनी चीजें ऐड करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में। और बाकाया जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनमें भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मजीद ऐड करें चीजें तो उसमें कोई फायदा होगा, या जरूरत नहीं है टू द पॉइंट हम हिट करें टॉपिक को तो वही मतलब के मतलब बेनिफिट्स उसके हो जाएंगे, मिल जाएंगे मार्क्स के हिसाब से। इस पे थोड़ा सा गाइड करें। फहीम, भाई बात ये है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं चीजें अपनी तरफ से अगर आपकी प्रॉपर स्टडी है तो, लेकिन आपको मद्देनजर रखना होगा कि आपको क्वेश्चन जो है वो कितने नंबरों का पूछा जा रहा है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके मोस्टली सवालात जो हैं वो BCRW के अंदर वो 4-5 नंबर के करीब आते हैं, तो आप जो मटेरियल मैं आपको शेयर कर रहा हूं दिस इज द सफिशिएंट मटेरियल टू गेट थ्रू द एग्जाम, और मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन शर्त यह है कि जितना मैंने दिया है आपको समझाया है या लेक्चर में मैं आपको मटेरियल शेयर करूंगा, आप लफ्ज बलफ्ज इसको याद कर लेंगे। लेकिन इसमें कैद कोई नहीं है, आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आपका शौक है। आप ओरिजिनल बुक्स जो हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर आप पढ़ें तो यू मे ऐड, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि कोई यहाँ पर तमगा तो आपने लेना नहीं है कि आपने कोई थीसिस तो लिखना नहीं है। तो जस्ट क्वालिफाई द एग्जाम, और मैं इतना आपको गारंटी कर सकता हूं कि इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस तो आप 70+ नंबर जो हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं। सर थैंक बाकी यू सो आपकी मच। मर्जी है। हाँ ओके सर, थैंक यू। जी, एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उस्मान बात कर रहा हूँ CMA LC से। जी उस्मान। हेलो। अच्छा सर, वो पूछना था हमें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? देखें, मैं दोबारा आपको स्लाइड पर लिए जाता हूं, आप जरा गौर से जरा इसको दोबारा देखिएगा। जी। हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन सिस्टम, ज़हन में रखिएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 डिफरेंट सब टॉपिक्स थे। कम्युनिकेशन मॉडल या प्रोसेस को मैंने अलहदा डिफाइन किया है, अलहदा एक्सप्लेन किया है। कॉन्टेक्स्ट को मैंने अलहदा किया है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को मैंने अलहदा किया है, कम्युनिकेशन मीडिया को मैंने अलहदा किया है, और कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये चीजें जो हैं ये जो है ये अलहदा जो है ये आती हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आप इसको जो है अंडरस्टैंड करके इसको पढ़े तो यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस द सिचुएशन वेयर यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर्ली। सर ये आपने जो 3 है ना इनको तो डिस्कस कर दिया आपने, बाकी कम्युनिकेशन मीडिया और नेक्स्ट अभी आएंगे ना, नेक्स्ट अभी आपके आने हैं जो कि अगले लेक्चर के अंदर कवर होंगे। ठीक हो गया, वो अभी रहते हैं। आज का लेक्चर 3रे पॉइंट तक मैंने इसको खत्म कर दिया आज। ठीक है, हमें फॉलो सेम करके लगा आप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन मीडिया सेम लगा। नहीं, ये आप जब कंप्लीट 5 हो जाएंगे, अगला लेक्चर जब आपका आएगा तो उसके अंदर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, तो फिर आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस द बेटर सिचुएशन टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है सर, थैंक यू। जी और कोई साहब?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैयद सभी सीएम आरसी रावलपिंडी से बात कर रहा आपकी आवाज नहीं बेटे आ रही मुझे मुकम्मल सही। हूँ। हेलो जी जी सर, आ रही आवाज? अब आ रही। सर सैयद सभी बात कर रहा हूँ, सीएम आरसी रावलपिंडी। सैयद हेलो, सभी अल हसनैन, जी बताइए। SABIH। सर पहली रिक्वेस्ट तो फैजुल्लाह साहब से है कि काइंडली उन्हें कह दें, आप भी अगर वो सुन रहे हैं तो, कि वो मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दें व्हाट्सएप पर। मैंने मैसेज किया था तो रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। जी मैं फैजुल्ला साहब से कह देता हूँ कि आपको वो इसमें ऐड कर लें, और ताकि आपको टाइमली जो है वो इंफॉर्मेशन या नोट्स जो है वो शेयर हो सकें आपके साथ। तो फैजुल्ला साहब ये नोट कर लें प्लीज। जी जी सर। सर ये कौन सी सेंटर का स्टूडेंट है सर? आप कराची है सर। कराची ऑफिस में आपने आपको ऐड कर आरसी रावलपिंडी कमांड। सर कल सुबह ऑफिस में फोन कर ले सर, आपको मैं ऐड कर देता हूँ सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? If there is no question, thank you very much। आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। फैजुल्ला साहब। हेलो सर, कैसे हैं? खैरियत है सर? जवाद हसन बात कर रहा हूँ CMA कैसी से सर। जी जी सर काइंडली पिछली जो स्लाइड्स हैं काफ़ी देर से शेयर हुई थी, काइंडली सर ये अभी शेयर कर दीजिएगा। जी मैं कर देता हूँ बेटे, मैं कल तक करूँगा, कल तक कर दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। फैजुल्ला साहब खुदा हाफिज। जी ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।